आज आएंगे दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे। बहुत बड़ी खबर, पूरी आप कह सकते हैं दुनिया में जो लोग भी इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे वो जरूर इस वक्त टीवी के सामने बैठे होंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र की 288 सीटों के परिणाम, झारखंड की 81 सीटों के नतीजे आएंगे। टीवी 9 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, टीवी 9 भारतवर्ष पर रिजल्ट डे की सबसे बड़ी कवरेज। सभी मतगणना केंद्रों पर टीवी 9 रिपोर्टर्स मौजूद। टीवी 9 पर देखिए चुनावों का पहला रुझान। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे तेज और सटीक नतीजे। हाईटेक स्टूडियो से हर सीट का सटीक विश्लेषण। तो देखिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और महाराष्ट्र में चुनाव तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहा। क्या होगा जनता का फैसला, इसका हर किसी को इंतजार है जानने के लिए, हर कोई बेताब है। सबसे पहले आपको बताते हैं आज आने वाले नतीजों की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम आएंगे। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसके भी नतीजे आज आ जाएंगे। वायनाड के नतीजे से तय होगा प्रियंका गांधी का सियासी सफर। नतीजों से पहले राहुल गांधी, खड़गे और नाना पटोले की बात हुई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का 160 सीटों पर जीत का दावा सामने आया। 160 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है एमवीए। नतीजों से पहले महायुति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान तेज होता हुआ भी हम देख रहे हैं। बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर तक लग गए हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय शिरसाट का दावा, एकनाथ शिंदे ही होंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए अलग अलग दलों में जो खेमेबंदी है वो अब सीधे तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का दावा, बीजेपी से सीएम हुआ तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और देखिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। स्टूडियो में एक एक करके हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। मुंबई से रजनीश रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से शिवांग माथुर जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनकी एक एक डिटेल के साथ मौजूद हैं। रांची से रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलूंगा रजनीश रंजन के पास। रजनीश, बहुत कुछ है जो इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा है। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और एनसीपी और शिवसेना के लिए सवाल तो यह भी है कि कौन है असली पार्टी, इसका भी फैसला जनता कर देगी। बिल्कुल, देखिए आज फैसले का दिन है और पिछले 1.5 महीने से जिस तरीके से दोनों पार्टियां और बल्कि दोनों गठबंधन जनता के बीच में रहे हैं, अपनी अपनी बातें उन्होंने की है। आज एक तरह से उनका लिटमस टेस्ट होना है और ये तय होना है कि शिवसेना असली किसका है, एनसीपी असली किसका है और बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रही है तो जनता किसके साथ है। इस वक्त मैं शरद पवार के घर के बाहर हूँ। शरद पवार एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में। इस वक्त यहाँ पर हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आना शुरू होगा उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सिल्वर ओक के मैं बाहर हूं और अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, तो शरद पवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, शरद पवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य के तौर पर उनको जाना जाता है। देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, किस गठबंधन के पक्ष में आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ साथ उपचुनाव जो हुए, खास करके यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए वो भी अपने आप में बहुत अहम है। 15 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ जाने हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम आएगा। वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आने हैं। शिवांग हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग,
खास करके यूपी में जो विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने जमकर सुर्खियां बटोरी। आज नतीजों का दिन है और ऐसे में क्या वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही खेमों से बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कहने को तो वैसे ये 9 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही इस चुनाव को बिल्कुल मुख्य चुनाव की तरह लड़ा है। चुनाव में जिस तरह की कैंपेनिंग हमने इन 9 सीटों पर देखी, जहां तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बीजेपी ने उतारा और हर एक जगह की हर एक विधानसभा सीट को जो है नेताओं के अंदर बांटा गया, उसकी जिम्मेदारी दी गई और बाकायदा ये इंश्योर करने के लिए कहा गया कि ये सीट मिस नहीं होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी का भी बड़ा एग्रेसिव कैंपेन रहा जो हमने देखा, और जब चुनाव हुआ उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। चुनाव वाले दिन समाजवादी पार्टी ने कई सारी सीटों पर यह आरोप लगाया कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है और चुनाव को रद्द करने की मांग भी कई सीटों पे की गई। कुल मिला के आज सुबह 8 बजे जो है वो अब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसमें तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी कि किस सीट पे आखिर किसको विजय मिलती है। कटहरी हो या सीसमऊ हो, करल हो, ये तमाम सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं। करल तो खासतौर पे क्योंकि अखिलेश यादव के भतीजे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वो सीट है, उन्होंने वो सीट छोड़ी थी। और वहीं सीसमऊ भी बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट सीट है, जहां पे हमने चुनाव के दिन देखा था कि काफी ज्यादा, या कुंदेहरी हो, वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने आरोप लगाए कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो अब 8 बजे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनता ने किसके पक्ष में किया है फैसला, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। यूपी का जहां तक जिक्र है, मैं कुछ खास मेहमानों का भी रुख करना चाहूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिस तरह की तस्वीरें उपचुनाव के दिन यूपी से सामने आई, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा कार्रवाई करनी पड़ी, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे मानेंगे आप? इस बार विधानसभा उपचुनाव जिस तरीके से हुए हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, सबसे पहले तो समीर जी, भारत में लोकतंत्र का पर्व हम भारत के लोग बड़ी खूबसूरती से मनाते हैं जी। सब कुछ हो गया, हमने जितना कुछ अनुमान लगाना था, जितनी मारामारी करनी थी, पार्टियों को जो कुछ करना था वो कर चुके। जरा अब इस देश के लोकतंत्र पर और जो भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया तय करते हैं उस पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के लोकतंत्र को कोई और तय कर पाया हो। चुनाव के वक्त जाहिर है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए थे, उत्तर प्रदेश में विशेष करके अखिलेश यादव जी 37 सीटें लेकर आए थे और बहुत शानदार जीत थी उनकी, तो शायद वो एक मोमेंटम उनको चाहिए 9 सीटों से, वरना 9 सीटों से तो सरकार के बनने बिगड़ने पर फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि नाना प्रकार की जो अफवाहें होती रहती हैं कि दिल्ली लखनऊ के बीच क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे चलेगी, कुछ और हो सकता है क्या, उनको भी साबित करना है। लेकिन सबके बाद मैं कहूंगा जनता तय करती है, और चुनाव आयोग ने जिन 7 पुलिस कर्मियों को हटाया या जिस जिस तरह की कार्रवाई हुई, वो हमारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती को भी दिखाता है। ठीक है, कुछ जगहों पर कुछ घटनाक्रम हुआ, उसको पेंट करना कि सब जगह ये हुआ, ये भी बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, और जिन जगहों से ऐसी खबरें आई, ऐसी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद एक्शन भी नजर आया चुनाव आयोग का। 7 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन भी हुआ। वहीं प्रयागराज के आनंद भवन पर प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा गया है इंदिरा इज बैक। साथ ही वायनाड में जीत की अग्रिम बधाई भी प्रियंका गांधी को दी है तमाम कार्यकर्ताओं ने। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज के आनंद भवन पर यह तस्वीर लगी हुई है, प्रियंका गांधी का पोस्टर लगा हुआ है और लिखा हुआ है इंदिरा इज बैक। राजेश जी, कैसे देखते हैं आप इस पोस्टर को? इसके पास जो तुरुप के पत्ते हैं उनको वो बेहतर तरीके से चलने की कोशिश कर रही है, और प्रियंका गांधी को कांग्रेस हमेशा से इंदिरा गांधी की छवि में प्रस्तुत करती रही है हमेशा से, लेकिन उनको राजनीति में अब तक इतनी सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में जब वो इंचार्ज थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो वहाँ कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन अब अगर वो इस बार जीत जाती हैं तो लोकसभा में माँ, बेटा और बहन, ये तीनों वहाँ पे होंगे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा एक उत्साह का संचार ज़रूर होगा। उनको ये उम्मीद बंधेगी कि अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी के आने से महिलाओं पर कुछ असर पड़े, जो स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं उन पर कुछ असर पड़े, तो उसको कैटर करने के लिए ये सोचेंगे।
बिल्कुल। और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, आज नतीजे का दिन है। झारखंड में इस बार कौन मारेगा बाजी, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं गौरव के पास, जिनके साथ मौजूद हैं डेटा मुशाय। बिल्कुल शबीर, डेटा मुशाय अपने डेटा के साथ हमेशा की तरह रेडी हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी जल्द ऐसे ही एवरेज आएगा। कितने बजे तक आप बता देंगे पिक्चर क्लिप? 9:30 बजे लॉक किया जाए। 9:30 बजे का इनका वादा है समीर की बता देंगे कि कौन जीत रहा है झारखंड और महाराष्ट्र में। लेकिन फिलहाल जल्दी से हम आपके सामने एक मैप रखते हैं, इनफैक्ट एक नहीं बल्कि दो मैप रखते हैं। आइए पार्था, जरा बड़ा जो हमारा ये स्टूडियो है और जरा इसको भी फ्लॉन्ट करें, जरा बताएं हमारे लोगों को कि किस तरह की तैयारी हमने की है TV9 ने। ये आपके सामने देखिए, इस तरह का यहां पर मैप डेटा आपके सामने जो मैपिंग है। यहां पर ये विधानसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट्स को हमने कलर वाइज यहां पर बाइफरकेट किया है। आप आइए पार्था, ये 2019, इसमें हम दिखा रहे हैं कि जैसे आप देख सकते हैं जो सैफरन है ये बीजेपी है, ब्लू है ये INC है, शिवसेना उस समय तो एक थी, लेकिन अभी हमने दो किया है इसको। आपने दो किया और 2024 का पार्लियामेंट का मैप में आपको दिखाई देगा। 2024 का पार्लियामेंट, आप कहेंगे नतीजे आए नहीं, आपने बांट कैसे दिए? तो भाई साहब, ये लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ अभी 5 महीने पहले, उसमें अगर असेंबली सीट्स में लीड्स देखें, किस असेंबली सेगमेंट में कौन सी पार्टी लीड करती है और उसके हिसाब से इसको बांटें, तो इन दोनों मैप में तो जबरदस्त अंतर है पार्था। ये देखिए, ये जो एरिया है इसको बिदर बोलता है। ओके, ये नागपुर इधर ही आता है। बिल्कुल, ये बेल्ट बहुत नागपुर यहीं आता है, बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता यहीं से आते हैं। यहीं से आता है। हाँ। ये बहुत बड़ी। और देखिए क्या हुआ, आप पैच देखेंगे, ये ब्लू कलर का पैच है। हाँ, ये कांग्रेस। और देखिए एनसीपी शरद पवार का जो पैच है इस एरिया में। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो शरद पवार कैसे परफॉर्मेंस करेगा वो इम्पोर्टेंट है। ये तो कोस्टल बेल्ट हो गई आपकी। ये जो पिंक कलर है, हाँ। ये यूबीडी मतलब उद्धव ठाकरे का ये गढ़ ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, एनसीपी भी दिख रही है थोड़ी सी यहाँ पे। नहीं, ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ एनसीपी अजीत पवार का जो पार्टी है, मतलब ओरिजिनल जो एनसीपी अभी जो सिंबल है। तो देखिए डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पैचेस दिखाई दे रहा है जी। ये जो नॉर्थ महाराष्ट्र है, हाँ। जलगांव डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। ठीक है। इसमें बीजेपी कैसे परफॉर्म करेगा बहुत इंपॉर्टेंट इधर देखना है, दागोदर नेता। ठीक है। और ये जो है ये मराठवाड़ा बेल्ट है, ठीक है, जहां पर मनोज जारंगे पाटिल, हाँ, मराठा एजिटेशन का इंपैक्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। और मराठवाड़ा में 40-45 सीटें हैं, 46 सीट्स है। ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा जाएं, वेस्टर्न महाराष्ट्र ये पुणे बेल्ट है। ये पूरा पुणे, बारामती, तो सोलापुर, ये सब पुणे, बारामती, सोलापुर, सांगली, सातारा, ये डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आप यहाँ पर असेसमेंट लेकर आए हैं पार्था, घूम के आए हैं महाराष्ट्र झारखंड के बारे में भी आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, फिर झारखंड में कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने रखेंगे और नतीजे तो अनमैचेबल, सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक। महाराष्ट्र झारखंड के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। जी परमेश्वर भी महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक होंगे। तारिक अनवर, मल्लू भट्टी झारखंड के पर्यवेक्षक होंगे। कांग्रेस पार्टी का फैसला। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों के नतीजे आने हैं। झारखंड की 81 सीटों के नतीजे भी थोड़ी देर में आपके सामने आने लगेंगे। TV9 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखने जा रहे हैं। रूपेश कुमार हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, आपने पूरा चुनाव कवर किया, वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपको नजर आया जिसने इस बार इन चुनावों पर सबसे ज्यादा असर छोड़ा है? देखिए, मुद्दा सबसे ज़्यादा, चाहे उसके डिफेंस में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया वो था घुसपैठियों का। और घुसपैठिए के मुद्दे के इर्द गिर्द ही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पर ही पूरा चुनाव प्रचार, जो 40 दिनों तक जो चुनाव प्रचार चला, वो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन, रोटी बेटी और घुसपैठिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और उसी को डिफेंस करता हुआ चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर उनका पूरा गठबंधन वही दिखा। जिस आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया, अब के पहले 4 चुनाव हुए हैं झारखंड में, लेकिन इन चारों चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामकता के साथ झारखंड की 81 सीटों वाले प्रदेश में चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश भी थी कि जो बिखराव पिछली बार हुआ था, सुदेश महतो के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था, जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू हो या फिर लोजपा को एक सीट
सीटें दे करके वो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने 100 रैलियां यहाँ पर की हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। बिल्कुल 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 रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने देखिए बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाती है, महाराष्ट्र में एमवीए की ही जीत होगी, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। जल्दी से सुनते हैं। जो विपक्ष में हमारे हैं, मतलब सत्ता पक्ष अभी जो है वो भी हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बनी हुई है। वो हमेशा ध्रुवीकरण करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, अशांति का, हिंसा का माहौल बनाते हैं। वो उचित नहीं कहा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि काउंटिंग में बहुत स्मूथली हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं आपने सुना। महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझते हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर जी, एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इन सब का जिक्र होने लगा है। क्या इस बार जो मैंडेट है वो क्लियर होगा या फिर इस कदर फ्रैक्चर्ड होगा कि इन सब की नौबत आए? देखिए, भी अशोक गहलोत जी का बयान आप दिखा रहे थे। अशोक गहलोत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो राजस्थान में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो हॉर्स ट्रेडिंग से बनी है। हॉर्स ट्रेडिंग तो अशोक गहलोत ने की थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष का कहा था, तो कैसे विधायकों को इकट्ठा उन्होंने कर लिया था। वो तो अशोक गहलोत की बात है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार महायुति की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। महाविकास आघाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 के आसपास और 150 से ज्यादा सीटें महायुति लेकर आ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। किसी निर्दलीय या किसी अन्य छोटे दलों के समर्थन की जरूरत महायुति को नहीं पड़ेगी। जो 3 दल है महायुति में, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल बनकर आएगा, जिसके 100 से ज्यादा सीटें आने की संभावना है। एकनाथ शिंदे जो 35 और से 40 के ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। और तीसरे अजित पवार, जिनको कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में जिनकी खाली 1 सीट आई थी, मुझे लग रहा है इस बार वो विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शरद पवार के मुकाबले उनका प्रदर्शन थोड़ा कम रहेगा, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो एक 25 से 30 सीटें लेकर आएंगे। तो पूर्ण बहुमत की सरकार महाविकास आघाड़ी बनाने जा रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति बनाने जा रही है। और देवेंद्र फडणवीस मुझे लग रहा है अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहां पर हम लगातार आपके सामने एक बड़े पैनल के साथ आपको बता रहे हैं कि आगे जो नतीजे आज आने वाले हैं वो कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई, और वो बड़ी खबर आपके सामने रखें। देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा सीट वाले का सीएम, ऐसा फॉर्मूला नहीं। सीएम की रेस पर बयान देना गलत, मिलकर चर्चा के बाद चेहरा तय होगा, ये संजय राउत ने कहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। तो संजय राउत का तो वैसे भी अंदाज अलग होता है और हमेशा एक नया फॉर्मूला लेकर आते हैं। लेकिन इस बीच नाना पटोले के बयान से भी लग रहा है कि उन्होंने भी आघाड़ी में अपनी दावेदारी ठोक दी है सीएम पद के लिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, स्पीकर की भूमिका सही से निभाई, सीएम की भूमिका अगर मिलेगी तो वो भी सही से निभाऊंगा, ये नाना पटोले ने कहा है। इलेक्शन के बाद ठीक काउंटिंग से पहले ये बयान क्या कहता है, समझिए। क्या नाना पटोले सीएम की रेस में हैं? मैं हाईकमांड के आदेश का पालन करता हूँ। मेरी रेस से मेरे हाईकमांड को, मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था, उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का अध्यक्ष करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ। तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। सीधे चलते हैं कुंदन के पास। कुंदन, लगातार आप महाराष्ट्र इलेक्शन को कवर करते रहे, आघाड़ी में जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या ये पोस्टरिंग हो रही है? क्या ये कहा जा रहा है कि हम सबसे सूटेबल हैं सीएम पोस्ट के लिए? क्या है इन बयानों का मतलब? जल्दी से कुंदन। कुंदन तक आवाज नहीं जा रही। अकु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अकु जी, ये बयानबाजी तो पहले भी होती रही है, लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने ब्लंटली बोल दिया है कि भाई जिसके ज्यादा विधायक होंगे इसका मतलब नहीं कि वही सीएम हो, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। और उद्धव गुट के नेता लगातार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। क्या आपको लगता है कि आघाड़ी में भी अगर नतीजे उनके पक्ष में गए तो सीएम पोस्ट पर सहमति बनाना इतना आसान नहीं होगा? देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब दे ही दूं, क्योंकि सीएम पोस्ट पे कभी भी ऐसा नहीं होता जब तक लैंडस्लाइड विक्ट्री ना हो या प्रधानमंत्री
के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, तब तक कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रहती है और चलती रहती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रस्साकसी चाहे वो महायुति हो चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, वो होगी। लेकिन सबसे रोचक बयान और जो पोस्टर अभी दिखाया, इंदिरा इज बैक, ये पोस्टर बनाने वाले की बेअकली का भी क्या ध्यान दिया जाए। इस उम्र में तो जब भी प्रियंका गांधी आने की कोशिश कर रही हैं, प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी तो सन 66 में प्रधानमंत्री बन गई थी, 17 में पैदाइश है उनकी। आप इस और वो 52 की प्रियंका गांधी हो गई हैं। फिर तमाम असफलताओं विफलताओं से लड़ते हुए प्रियंका गांधी यहाँ पहुँच रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी देश ने इंदिरा इज बैक और DK बरुआ नाम के एक सज्जन हुआ करते थे, वो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नाम का नारा दे दिया था। तो उसका क्या हश्र हुआ था? तो नहीं, ये नारेबाजी तो ठीक है, लेकिन अभी जो जिस तरह से उसकी तुलना किसी उनके नाती पोते बच्चों से करना बहुत ही ठीक है। अकू जी, अब क्योंकि प्रियंका गांधी का भी वायनाड का आज का रिजल्ट आ रहा है, वो भी देखना है, शायद उसी लिए किसी उनके समर्थक ने बहुत ज्यादा उत्साह में वो पोस्टर लगाया हो। लेकिन इसी बीच जो और एक चीज और बता दूं पार्था हमारे दर्शकों के लिए, ये जो इस वक्त आप टैली देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर, ये टैली आपको बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए आपको यहां बनाई गई है। ऊपर देखिए आप, हम NDA, महाविकास अघाड़ी, अदर्स के हिसाब से तो देखा ही रहे नंबर, उसके नीचे आप देखेंगे तो पार्टी वाइज भी है। कांग्रेस को कितनी सीटें, शिवसेना UBT को कितनी सीटें, NCP शरद पवार को कितनी सीटें या कितनी सीटों पर आगे वो चल रहे हैं, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ ऐसे ही BJP, शिवसेना, शिंदे गुट और NCP, अजित पवार गुट को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये भी हम बताएंगे। और साथ में दूसरे जो चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन या झारखंड, उनका तो आपको डेटा मिलता रहेगा। एक ही स्क्रीन पर सब कुछ एक साथ। सीधे कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, अब ज्यादा वक्त नहीं है, देखिए अब यहां पर करीब 1 घंटा 10 मिनट बचा है, जहां पर अब EVM खुलनी शुरू होंगी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। आप बताइए, इस वक्त आप वहां नेताओं से मिल रहे हैं, कत्ल की रात या कयामत की रात कैसी रही होगी उनकी, कुछ वहां पर आपको बोल रहे हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड? देखिए गौरव, पहली बार इस तरीके से हो रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में कि कहने के लिए तो एग्जिट पोल और तमाम तरह की चीज़ें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन नेताओं की जुबान एकदम खामोश है। अगर उनसे आप ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिए तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। कई नेताओं का तो ये भी कहना है कि पंचायत इलेक्शन टाइप से हो गया है सारा कुछ, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुखिया को चुन रहे हैं, इसमें किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि होने वाला क्या है। निश्चित रूप से अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, इन सब के बीच नेताओं ने जनता के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन होगा क्या ये अब से थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। अगर हम बात करें महायुति की तो उनके अलग दावे हैं, अगर हम MVA की बात करें तो उनके अलग दावे हैं। MVA को ऐसा लगता है कि किसानों की कर्ज माफी उनके लिए तुरुप का इक्का होगा, तो दूसरी तरफ महायुति को लगता है कि लाड़की योजना जो उन्होंने की है उसका उनको फायदा मिलेगा और मध्य प्रदेश पार्ट 2 होगा या फिर हरियाणा के बाद की स्थिति बनेगी। लेकिन इन सब के बीच होगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि CM शिंदे का क्या होगा। क्या वो एक बड़े नेता के तौर पर जो बताया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में उभरे हैं, क्या संख्या बल उनके साथ होगा या स्थिति ऐसी बनेगी कि वो फिर से CM बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी होगा? अभी आएंगे और बात करेंगे। पार्था, आप भी महाराष्ट्र खूब घूमे हैं, मुझे एक लाइन में बताइए, महाराष्ट्र चुनाव का इस बार का जीत और हार डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? देखिए, लाडली बहना जैसे उनका पॉजिटिव में है मायावती में, तो बीदर में जो सोयाबीन इशू अगर काम किया तो अब क्या तभी MVA सोयाबीन फार्मर्स तभी वो इशू आगे, तभी MVA आगे आ सकते हैं। अगर वो इशू काम नहीं किया, वो इशू है क्या, मतलब सोयाबीन फार्मर्स को पैसे कम मिले? हाँ, देखिए पहले क्या होता, 2 साल पहले पर क्विंटल 6,000 रुपया मिलता था, ठीक है, अभी 4,000 रुपया मिल रहा है, तो 2,000 रुपया का जो नुकसान हुआ, तो उसमें सोयाबीन फार्मर का तो वैसे भी शिवसेना का घट रहा है विदर्भ में, वहां पे जिस तरह से वहां पे आप कह सकते हैं कि 46 to 50 सीट्स, नहीं उधर 62 सीट्स है। 62 सीट्स सबसे जो बड़ा एरिया है 62 सीट्स है। मतलब अगर कोंकण से मुंबई अलग कर लेंगे, नाना पटेल उधर से आता है, नागपुर भी उधर ही है, तो उधर जो आपका अगर सोयाबीन फार्मर का इशू काम कर गया तभी MVA फाइट और जल्दी दूसरे रीजन्स में। और दूसरे रीजन में देखिए, मराठवाड़ा में एक मराठा एजिटेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मनोज जारंगे पटेल पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किया, फिर विड्रॉ किया, उधर 46 सीट्स है। MVA एक्सपेक्ट कर रहा है क्या हम लोग और मराठवाड़ा दोनों में लोकसभा में, क्योंकि MVA ने अच्छा किया था तो वो सोच रहे हैं कि शायद इस बार हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, आप इस बड़ी LED स्क्रीन को देख लीजिए, और इस स्क्रीन को आप भूले नहीं होंगे। हमने लोकसभा चुनावों में, उसके बाद हरियाणा चुनावों में और पिछले कुछ चुनावों में आपको इस LED के जरिए एक सीट का नतीजा बताया है। अब आप बताइए आपकी कौन सी सीट है? 288 सीटें महाराष्ट्र की और 81 सीटें झारखंड की। एक सीट बड़े नाम छोटे
राम किस सीट पर है, सब आपको पता चलेगा। आप देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन है। इधर देखिए, नासिकपुर, भिंडोरी, निफाड, सिन्नर, नांदेड़ दक्षिण, नांदेड़ उत्तर, भोकर, किनवट, उमरखेड़, पुसद, सावनेर, अकोला, विक्रमगढ़, मीरा भयंदर, चारकोप, हर सीट पर हम यहां पर आपके सामने लेकर आएंगे कि किस पार्टी का क्या नतीजा आ रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। लेकिन एक बार चलना होगा फिर से समीर के पास। समीर, ओवर टू यू। जी हां, महाराष्ट्र की बात हो रही है, झारखंड की भी बात कर लेते हैं। झारखंड के भी नतीजे आने हैं। कौन बनेगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री, यह तय होगा किस पार्टी को हासिल होगी जीत। क्या जेएमएम एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, यह है सवाल। सुबह 8 बजे झारखंड का पहला रुझान आपके सामने होगा। झारखंड की 81 सीटों के नतीजे टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले आप देखेंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जीत भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त रांची से हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये बताइए कि बीजेपी ने इस बार घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, इसका कोई बड़ा असर इस बार के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करता हुआ आपको नजर आता है क्या? बिल्कुल, देखिए समीर, ना सिर्फ घुसपैठियों की बात की बल्कि कहा कि जो घुसपैठी है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार खा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दों को बीजेपी ने यहाँ पर इस चुनाव में अच्छे से बनाया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो मैया योजना है जो सोरेन सरकार कर रही थी उनको लेकर के भी कहा गया था। अब पब्लिक का पलड़ा किस तरफ जाता है देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबूलाल मरांडी के घर के बाहर, और जिस तरीके से वो सुकून से सो रहे हैं अंदर, ऐसा लग रहा है कि बड़े निश्चिंत है कि उनकी सरकार जो है बनने इस बार जा रही है। लेकिन देखिए जिस तरीके से 2 चरणों में चुनाव हुआ और 67% से ऊपर लोगों ने मतदान किया, तो यानी कि मतदान भी अच्छा हुआ और जनता ने अच्छा खासा इसमें रुचि भी ली है। लेकिन जिस तरीके से सभी ने अपने अपने दावे किए हैं, उन दावों पर क्या मोहर लगती है थोड़ी देर बाद ही जो है उसका पता लगने लगेगा। बिल्कुल, बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर लोग किस तरफ चुनते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने धर्मांतरण की बात की, कहा कि आदिवासियों का हक मार्जन का उत्पीड़न किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो सोरेन सरकार है उसने कहा कि हमने आपको तमाम योजनाएं दी हैं, माताओं को 51 लाख माताओं को जो है फायदा पहुंचाया है, उसका असर जो है क्या देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से नेता भी निखराम होकर अंदर सो रहे हैं, लग रहा है कि उनको आश्वस्त है कि शायद सरकार उनकी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये महाराष्ट्र और झारखंड की बात हुई। लेकिन कई सीटों पर 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ है। राजस्थान की 7 सीटों पर भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। 69 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और भजन लाल शर्मा सरकार की ये पहली परीक्षा होगी। ध्वज आर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ध्वज, इसलिए भी अपने आप में ये उपचुनाव खास है इस बार के, क्योंकि भजन लाल शर्मा सरकार की ये पहली परीक्षा होगी। पास हुए या फेल, आसार क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनकी परीक्षा, उसके साथ साथ में किरोड़ी लाल मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके साथ साथ में हनुमान बेनीवाल और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं सचिन पायलट, इनकी साख जो है दांव पर लगी हुई है। और 7 सीटों पर उपचुनाव होने पहले जो हॉट सीट मानी जा रही थी, दौसा की सीट मानी जा रही थी जहां किरोड़ी लाल मीणा के भाई खड़े हैं, और उसके साथ साथ में खींवसर की सीट जहां की हनुमान बेनीवाल की पत्नी खड़ी हैं। लेकिन देवली उनियारा में जिस तरीके से एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तो वो भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। 8 बजे के बाद में जो है पूरी स्थितियां क्लियर होने लग जाएंगी और करीब 11 से 12 बजे के आसपास में ये रिजल्ट आ जाएंगे। 141 राउंड होंगे इन 7 सीटों पर, और सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो दौसा और 84 सीट पर आएगा। दौसा की जो सीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, और 84 की सीट है जो कि बाप पार्टी है, उनके लिए ये एडवांटेज होगा। अगर एक सीट जीतते हैं तो उनके जो है 4 विधायक इस बार विधानसभा में बैठेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉट सीटों की बात की जाए तो खींवसर, दौसा और देवली उनारा। बिल्कुल 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 सही बात है। जीत भाटी के साथ इस वक्त बाबूलाल मरांडी हैं, जरा सीधे उनके पास चलते हैं, उसके बाद फिर राजेश जी आता हूं मैं आपके पास। जीत, ओवर टू यू। बिल्कुल, मरांडी जी हैं, और क्या मैं अगले भावी मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूं? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि भाई मैं उसके रेस में नहीं हूँ। आज चुनाव काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, विधायक चुने जाएंगे, उसके बाद विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और विधायक अपना दल के नेता का लोग चुनाव करेंगे। आप सब लोगों को बता दी जाएगी। भाई, आप अपनी तरफ से रेस में नहीं हैं, लेकिन पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर पार्टी कंसीडर करती है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा कि जब मैं खुद को अपने आप को रेस में मैं नहीं हूँ, मैं इस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, जो मेरी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूँ।
क्या आकलन है? मैं आपसे कहूँगा नहीं, हमारा आकलन बिल्कुल सही है। कितने? हम सब लोगों ने कार्यकर्ता से तो मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, ये कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। राजेश जी, आपसे सवाल था, जिस तरह से घुसपैठियों के मुद्दे को इस बार बीजेपी ने उठाया, बदलती हुई डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाया गया, उसका ज्यादा असर आप देख रहे हैं, या फिर उधर हेमंत सोरेन की कई खास करके महिलाओं के लिए लाई गई बड़ी योजनाएं जिनका कहा जा रहा है कि बड़ा असर होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस बार? देखिए, बहुत ही सामान्य सवाल इसमें उठता है कि घुसपैठिए आए कहाँ से? वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करके आए हैं या भारत के ही भीतर कुछ लोगों को घुसपैठिया बना दिया गया है? अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए हैं तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, बीएसएफ उनके पास है, फौज उनके पास है, इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास है, तो फिर ये 10 साल बाद अगर झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ा सवाल है अकर्मण्यता का केंद्र सरकार पर और उनकी जो एजेंसियां उन पर। ये सबसे बड़ी बात है ना कि आप चुनावी मुद्दे में तो घुसपैठिया वगैरह वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उनको रोकते क्यों नहीं है? किसने रोका है आपको कि घुसपैठियों को आने से रोकें? ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसमें कोई दांव पेच नहीं है, सीधे सीधी बात है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक टेम्पलेट है पूरे भारत का और अलग अलग राज्यों का। उस टेम्पलेट में कास्ट भी है, उस टेम्पलेट में रिलीजन भी है, तो उसके हिसाब से काम कर रही है। ठीक है हर्षवर्धन जी, एक सवाल और आपसे। महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, 59% वोटिंग महिला वोटर्स ने की थी 2019 में। इस बार यह आंकड़ा बढ़ा है, इस बार का जो आंकड़ा है वो 65% का है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर महाराष्ट्र में हिस्सा लिया है इस बार वोटिंग में। यह क्या बता रहा है? एक तरफ वो महायुति सरकार की एकनाथ शिंदे की लाडकी बहन योजना, उसका बड़ा असर, उसकी बात हो रही है, और दूसरी तरफ महिला वोटर्स की तादाद बढ़ी है इस बार। समीर जी, सबसे पहले तो ये कि अगर महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद है। और सिर्फ सहभागिता नहीं बढ़ी है, स्वतंत्र सहभागिता बढ़ी है। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट इस तरह से करना चाहिए कि पहले महिलाओं का जो भी वोट था, पहले कम वोट करती थी, उसमें भी उनके पति, उनके पिता, उनके भाई, मतलब एक तरह से पुरुष जैसा तय कर लेता था परिवार में, वो हो जाता था। पिछले 1.5-2 दशक में महिलाओं ने अपनी आवाज अपने तरीके से सुनानी शुरू की है। कई राज्यों में जो जनादेश पूरी तरह से बदला है, और इसको हम और पीछे जाएं, नीतीश कुमार को भले किसी तरह से कहें, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साइकिल बांटी, जो वो बच्चियां बड़ी हुई तो उनको लगा कि इंटर के बाद इंटर के, और वो सिर्फ शिक्षा नहीं बदला, वो जनादेश भी बदलता है। जब हम कह रहे हैं कि उज्ज्वला कैसे स्कीम काम करती है, तो वहां भी महिलाएं सामने आती हैं। और अभी अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन थी, यहाँ लाडकी बहन की जा रही है, और झारखंड में भी जो मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की है, वो भी बहुत प्रभावी बताई जा रही है। तो इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, तो वो खुद अपनी वॉइस कर रही हैं, और दूसरा उनको अगर सीधे कुछ लाभ मिल रहा है। लेकिन महिलाओं के निकलने में एक और महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी घर घर जाकर इस बार जिस तरह का अभियान चलाया है, और ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसका भी बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है?